आप सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय श्रीनिवास वरखेड़ी जी, आदरणीय श्री मुरली मनोहर पाठक जी, आदरणीय श्री ठाकुर जी, आदरणीय श्री हरिराम त्रिपाठी जी, अन्य कुलपतिगण, उज्जैन से आप पधारे हैं, आप राजस्थान से पधारे हैं, और बाकी समस्त वरिष्ठ विद्वानगण जो यहाँ पे आज उपस्थित हैं, संकाय अध्यक्ष हैं, कुछ महाविद्यालयों के प्राचार्य भी हैं, अपने क्षेत्र में आप वरिष्ठ आचार्य भी होंगे, तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये बहुत हर्ष का विषय है, बहुत आनंद का विषय है, और मैंने आने के बाद में सबसे पहले कुलपति जी को बधाई दी। मैंने कहा कि इतना बड़ा आयोजन आपने कराया, कोरोना काल के बाद में प्रत्यक्ष रूप से मिल पाना संभव हो पाया, और इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, और संस्कृत की बात हर जगह हो रही है, भाषा के बारे में हो रही है, ज्ञान के बारे में हो रही है, जैसा आपने बताया एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में भी हो रही है। तो इससे अच्छा हर्ष का विषय और क्या हो सकता है कि सब लोग एक साथ मिलके उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसको आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा। जैसा हम सभी जानते हैं, 29 जुलाई 2020 को जब हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, तब से लगातार शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। कहीं कहीं तो आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं, कहीं छोटे मोटे परिवर्तन हो रहे हैं, मगर परिवर्तन हो रहे हैं। और इन सारे परिवर्तनों का एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से हम एक बार भारत को पुनः भारतीय परंपराओं के साथ में, भारतीय ज्ञान परंपराओं के साथ में विश्व में वही स्थान जहाँ जो हमारे पास में था, विश्व गुरु का स्थान, उस पर एक बार पुनर्स्थापित कर पाए, और जो विश्व के मानदंड स्थापित हुए हैं अलग अलग जगहों पे, उन मानदंडों पे और उससे आगे निकल के हम अपने आप को स्थापित कर पाए। इस दिशा में सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो गवर्नेंस वाला पार्ट हो कि किस तरीके से हम विश्वविद्यालय की व्यवस्था बनाएंगे, या हम अपने शिक्षकों को, आचार्यों को किस तरीके से और हम स्ट्रेंथन करेंगे, उनका संवर्धन करेंगे। तरह तरह के प्रयास हो रहे हैं, लगभग हर दिशा में प्रयास हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो अंग्रेजी में 66 पेज का पुस्तिका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, और हिंदी में करीब 150 पेज के आसपास वो है, तो वो आप सबने पढ़ी होगी और उसके बारे में आप जानते हैं। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, और इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करूँगा। जैसा बताया कि मुख्यतः 2 बिंदुओं पे मैं आपसे चर्चा करूँगा। एक डुअल डिग्री, परस्यूइंग 2 डिग्री साइमल्टेनियसली, मतलब हम 2 डिग्रीज को एक साथ कैसे ले सकते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। उसमें यूजीसी ने क्या प्रावधान बनाए हुए हैं, और विदेशों में हम विश्व के शीर्ष संस्थानों के साथ में जुड़ के किस तरीके से अपने प्रोग्राम्स चला सकते हैं, उसके लिए एक क्या व्यवस्था दी गई है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड किया गया है, उसके बारे में मैं संक्षिप्त में चर्चा करूंगा आपके साथ में। हिंदी समझ में आ रही है? हाँ, हिंदी आप सभी को मेरी आवाज तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं आपके साथ एक संवाद कर सकता हूँ। जहाँ तक परस्यूइंग 2 डिग्रीज, यानी कि भारत में अगर कोई भी विद्यार्थी किसी भी संस्था के साथ जुड़ के अगर 2 डिग्रियां करना चाहता है, तो उसकी एक कानूनी व्यवस्था अब मौजूद है। पहले विगत समय में ये व्यवस्था नहीं थी, इसलिए कुछ लोगों ने की, अपनी रुचि के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार किया, 2 डिग्री किया, मगर अभी उसकी पहले वैधता नहीं थी। अब उसकी वैधता स्थापित हो चुकी है। तो इसमें कोई भी विद्यार्थी 2 संस्थानों में, या तो फिजिकल मोड में, जैसा हमारा ट्रेडिशन चलता है कि एक क्लास मैंने इस विश्वविद्यालय में की, या उसी विश्वविद्यालय में एक कोर्स किया। मान लीजिए किसी ने एमए संस्कृत किया, और एमए संस्कृत के साथ साथ वो अर्थशास्त्र में भी करना चाहता है, तो अर्थशास्त्र में भी कर रहा है। मगर ये फिजिकल व्यवस्था में ये जरूरी है कि दोनों की कक्षाएं अलग अलग समय पे लगें, जिससे कि वो उसकी अटेंडेंस संबंधी जो जरूरतें हैं पूरी कर सके।
ये सबके लिए नहीं है, मगर उनके लिए है जिनके अंदर क्षमताएं हैं, जिनकी रुचि है, जो करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है। जैसे कोई मान लीजिए हम इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट की बात करें कि वो अपना बैचलर इन इंजीनियरिंग कर रहा है और साथ में उसकी संस्कृत में रुचि है और वो संस्कृत का एक कोर्स करना चाहता है। वो कोर्स डिप्लोमा कोर्स भी हो सकता है, वो कोर्स डिग्री कोर्स भी हो सकता है। तो दिन में अपना अध्ययन वो इंजीनियरिंग विषय का कर रहा है और शाम को वो आके संस्कृत विषय की क्लासेस अटेंड कर रहा है। तो वो अपना बैचलर इन इंजीनियरिंग भी कर रहा है और साथ साथ बैचलर इन संस्कृत या कोई दूसरा विषय कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी संभावना हमारे सामने उपलब्ध है और इसको हम फिजिकल मोड के अलावा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। यानी कि कोई भी विद्यार्थी 2 फिजिकल मोड में डिग्री ले सकता है या एक फिजिकल और एक दूरस्थ शिक्षा ODL जिसको हम कहते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, या एक फिजिकल और एक ऑनलाइन कर सकता है, या दोनों डिस्टेंस एजुकेशन से कर सकता है या दोनों ऑनलाइन भी कर सकता है। यानी कि कोई भी कॉम्बिनेशन बना के ये काम किया जा सकता है। कोई इसमें संभावनाएं आपको तलाश करनी है कि किस तरीके से हम संस्कृत को प्रमोट करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रुचि हो और रुचि के साथ साथ इसमें उनको हमने जो व्यवस्था दी हुई है उसका वो लाभ उठा सकें। भारतीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के बारे में काफ़ी बात हुई है, संस्कृत भाषा के बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई है और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बहुत जोर दिया गया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में कहा है। और उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ज़्यादातर शास्त्र संस्कृत भाषा में उपलब्ध है और यदि कोई विद्यार्थी मूल भाषा में मूल ग्रंथ का अध्ययन करता है तो उसको सबसे सटीक जानकारी उसको वहीं से मिल पाएगी। मैं आज अभी जब मेरे को यहाँ पे स्वागत किया, नीचे एक आपके साथी थे, उन्होंने रिसीव किया, मैंने उनसे बोला कि मेरे को संस्कृत सीखने में, बोलचाल के लेवल तक सीखने में कितना समय लगेगा, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। जैसे मैं अभी हिंदी भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ और मैंने लाइव जो टेलीकास्ट चल रहा था आपका, उसमें देखा सब संस्कृत में कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे अभी आपने संस्कृत में बोला। तो मेरी भी इच्छा हुई, हालांकि मैं इस परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे संस्कृत, पाली, प्राकृत और दर्शन का, हाँ मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी प्रोफेसर गोकुल चंद्र जैन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे हैं और संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। हालांकि पारिवारिक रूप से मैं जुड़ा हुआ हूँ इस संस्कृति और भाषा से, मगर वो कभी हमारी बोलचाल की भाषा में नहीं आ पाई। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सीखना चाहता हूँ, तो आप बताइए कि ये कितनी जल्दी सीख सकता हूँ। उन्होंने बोला 20 घंटे में सीख लेंगे आप। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलिए आप अगर कुछ ऑनलाइन मॉड्यूल्स उपलब्ध हो तो वो बताइए, नहीं तो फिर मैं प्रयास करूंगा कि कुछ समय निकाल के प्रत्यक्ष रूप से आके सीखा जाए। मतलब मेरी काफ़ी रुचि है और मैं सीखना भी चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्दी सीखूंगा और आपसे अगली बार जब मुलाकात होगी तो संस्कृत में संवाद करेंगे, संस्कृत में वार्तालाप करेंगे और संवाद करेंगे। तो ये जो संभावना है इसमें विद्यार्थियों को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। उसमें एक उत्साहवर्धन भी होगा कि हाँ, मैं संस्कृत भाषा और संस्कृत के ग्रंथों को, मूल ग्रंथों का अध्ययन कर पा रहा हूँ और जो जानकारी है, जैसे अभी मैंने प्रदर्शनी में देखा, जैसे आपने अभी दिखाया था, चाहे वो कोई भी विधा हो, चाहे वो आयुर्वेद हो या योग हो, उसके अलावा कोई भी विधा हो, चाहे वो मेटलर्जी हो या फिजिक्स हो या एस्ट्रोनॉमी हो, हर विधा में हमारे पास में जो जानकारियाँ या जो ज्ञान उपलब्ध है उसमें संस्कृत भाषा में काफ़ी सारी पांडुलिपियाँ हैं, गुणशास्त्र, तो उसका हो सकता है और संस्कृत भाषा को एक सब्जेक्ट के रूप में भी स्टडी किया जा सकता है। तो ये तो हुई परस्यूइंग 2 डिग्रीज साइमल्टेनियसली, यानी कि 2 डिग्रियां आप एक साथ कर सकते हैं। इसकी एक पूरी वैध तरीके से कानूनी व्यवस्था जिसके बारे में गाइडलाइन दी हुई है, गाइडलाइन में लेके भी आया हूँ मैं, आपके संदर्भ के लिए यही मैं छोड़ जाऊँगा। और ये उपलब्ध भी है हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर। तो ये गाइडलाइंस फॉर परस्यूइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। इसके अलावा अभी 2 मई को हमने एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के पर्सपेक्टिव से, या हम ये कहें कि विश्व के शीर्ष संस्थानों के साथ में किस तरीके से हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, हम किस तरीके से उनके साथ जुड़ के युगल प्रोग्राम चला सकते हैं या हम जॉइंट प्रोग्राम चला सकते हैं,
या हम डुअल डिग्री प्रोग्राम चला सकते हैं, उसकी संभावनाएं तलाश की। काफ़ी समय से इसके ऊपर संवाद चल रहा था। मान लीजिए ये लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी है, या आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी जहाँ से आप आए हैं, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी है, या सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, या तिरुपति है, अगर वो जर्मनी के किसी संस्थान के साथ में सहयोग कर एक संयुक्त कार्यक्रम चलाना चाहे, तो उसके लिए पहले एक कानूनी व्यवस्था नहीं थी। पहले आप स्टूडेंट मोबिलिटी करते थे या फैकल्टी मोबिलिटी थी, मतलब हमारे विद्यार्थी जा सकते थे, वहाँ पे कुछ करके आते थे या शोध कार्य में लगे रहते थे, या हमारे शिक्षक जाते थे, वो वहाँ पे करके आते थे, उनके शिक्षक आते थे, यहाँ पे करते थे, कुछ शोध कार्य करते थे ज़्यादातर, या कुछ स्कॉलरशिप मिली तो पढ़ाई कर सकते थे। पर अब ये व्यवस्था दे दी गई है कि विद्यार्थी दोनों संस्थाओं के साथ में मिलके कोई भी कोर्स संयुक्त रूप से कर सकते हैं। 3 तरह की व्यवस्थाएं हैं। पहली, जिसको हमने कहा है ट्विनिंग अरेंजमेंट, इसका हिंदी शब्द मैं आपको बताता हूँ, इसको कहा है युगल कार्यक्रम। ट्विनिंग मतलब युगल कार्यक्रम। ट्विनिंग कार्यक्रम सबसे सरल है, सबसे सहज भी है, कि मैं यहाँ पे एक कोर्स कर रहा हूँ और मुझे पता चला कि जर्मनी में या अमेरिकन यूनिवर्सिटी में या किसी दूसरे में मेरे विषय से संबंधित एक अच्छा कोर्स चल रहा है, और वहाँ पे उस विश्वविद्यालय के साथ में मैं सिर्फ एक सेमेस्टर करना चाहता हूँ या कुछ कोर्सेज को ही लेना चाहता हूँ। तो इसका प्रावधान दे दिया कि मैं अपने जो मूल प्रोग्राम है, बीए कर रहा हूँ या एमए कर रहा हूँ या इवन पीएचडी कर रहा हूँ, तो उस समय में विदेशी जिस संस्था के साथ में या जिस विश्वविद्यालय के साथ में हमारी विश्वविद्यालय का कोलैबोरेशन है, वहाँ पे जाके मैं एक कोर्स कर सकता हूँ। 6 महीने का भी हो सकता है, साल भर का भी हो सकता है। तो इसकी व्यवस्था है, इसको हमने ट्विनिंग अरेंजमेंट कहा। 2 विश्वविद्यालय आपस में मिलके सिर्फ कोर्स के बेसिस पे, पूरा प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ कोर्स के बेसिस पे उनकी ज़रूरतों के हिसाब से समझ लेते हैं कि यहाँ पे मैं संस्कृत का करूँगा या संस्कृत विश्वविद्यालय के कुछ कोर्सेज के साथ में दूसरे विषय का भी वहाँ से करूँगा। दूसरी व्यवस्था है जहाँ पे हम संयुक्त डिग्री की बात करते हैं। संयुक्त डिग्री के बाद बात इस तरह से कर सकते हैं कि एक यहाँ का विश्वविद्यालय, भारत का विश्वविद्यालय, दूसरा किसी भी देश का विश्वविद्यालय, दोनों मिलके शुरुआत से ही एक संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम बनाते हैं। उसमें उस कार्यक्रम में फिर वो ये निर्धारित करते हैं कि इस कार्यक्रम का इतना हिस्सा भारतीय विश्वविद्यालय पढ़ाएगा और उसका दूसरा हिस्सा विदेशी विश्वविद्यालय पढ़ाएगा। यानी कि ये 30% या उससे ज़्यादा हो सकता है, 30% या 40% हिस्सा मैं पढ़ाऊँगा, और जो मैं पढ़ाऊँगा मेरे ऊपर विश्वास करते हुए आप मेरे विषय की जितनी क्रेडिट है, जितने अंक मैंने दिए हुए हैं, आप उसको मान्य करेंगे, और आपने जो 60% पढ़ाया या 50% पढ़ाया, जो आपने पढ़ाया उसको मैं विश्वास करते हुए, आपके इवैल्यूएशन सिस्टम को समझते हुए आपके अंकों को मैं मान्य करूँगा। मतलब एक दूसरे के लिए हम मान्यता देंगे, और इसकी पूरी कानूनी व्यवस्था हमने दे दी है। और इस हिसाब से 2 विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से मिलके ये प्रयास कर सकते हैं। आप भी संभावनाएं तलाश कर सकते हैं कि संस्कृत भाषा का करना है, या ज्योतिष का करना है, या व्याकरण का करना है, या किसी भी दर्शन का करना है, उसका किसी दूसरे विश्वविद्यालय के साथ के किस कोर्स के साथ में मिलके उसको संयुक्त रूप से एक हम जॉइंट डिग्री दे सकते हैं। इसमें दोनों विश्वविद्यालयों द्वारा जो एक डिग्री होगी, जो संयुक्त डिग्री होगी, दोनों विश्वविद्यालयों के नाम होंगे, सील होगी। अब वो डिग्री हालांकि भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा दी जाएगी, मगर जो उसको ट्रांसक्रिप्ट दिया जाएगा, जो सर्टिफिकेट, जो कागज मिलेगा, उसमें दोनों विश्वविद्यालयों के नाम होंगे, और उनके सारे वैधता संबंधी जो भी कानूनी जो उसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए होती है जानकारी, वो सारी उपलब्ध रहेगी। तीसरी व्यवस्था है डुअल डिग्री। अब डुअल डिग्री में शुरुआत से ही 2 संस्थाएं, 2 विश्वविद्यालय मिलके आपस में एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हुए एक कार्यक्रम तय कर, बाकी का 60% वो करके आएगा। इसमें आप इस एडमिशन की क्या प्रक्रिया होगी या फीस वगैरह क्या होगी, वो विस्तार से रेगुलेशन में दी हुई है, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं उसको। और फिर उसका आगे चल के
किस तरीके से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। संयुक्त में तो एक ही सर्टिफिकेट होगा, ड्यूअल डिग्री में उसको 2 सर्टिफिकेट इशू होंगे, 2 डिग्रियां इशू होंगी, एक भारतीय विश्वविद्यालय की और एक विदेशी विश्वविद्यालय की। तो उसमें फायदा ये है कि उसके पास में 2 डिग्रियां होने से वो अगर मान लीजिए हायर एजुकेशन में किसी भी देश में जाना चाहता है तो उस देश में जाके वो कोर्स करेगा, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। और अगर वो कहीं काम करना चाहेगा, एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से अप्लाई करता है, तो उसके पास में एक विदेशी डिग्री भी है, एक भारतीय डिग्री भी है, तो उससे उसकी एम्प्लॉयबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ती है। इसका फायदा न केवल भारतीय विद्यार्थियों को होगा बल्कि विदेशी विद्यार्थी भी भारत में आएंगे, क्योंकि विदेशी विद्यार्थी भी अपने देश में 40% या 60% कोर्स करेंगे, बाकी का कोर्स करने के लिए वो भारतीय विश्वविद्यालयों में आ सकते हैं। जैसे हमारा छात्र विदेश में जाएगा, वैसे ही हमारा दूसरे देशों का विद्यार्थी भारतवर्ष में भी आके अपने कार्य को, अपने शिक्षण को पूरा कर पाएगा। तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं और संभावनाओं को तलाश करने का काम आपका है। सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो भारत सरकार के अधीन कार्य करता है, वो आपको एक वैध, एक कानूनी व्यवस्था दे सकता है। जो पॉलिसी डिसीजन होता है, हम एक पॉलिसी लेवल पे आपको एक पॉलिसी प्रस्तुत कर देते हैं कि ये इस तरह की व्यवस्था है, आपके पास में अपार संभावनाएं हैं। अब इस संभावनाओं में जो अवसर तलाश करने हैं कि मैं किस किस कोर्स को कहाँ पे कैसे लेके जाऊंगा। अब डुअल डिग्री का दे दिया कि परस्यूइंग 2 डिग्री साइमल्टेनियसली, मेरे को अपनी भाषा के पढ़ाना है, मुझे ज्योतिष के बारे में ज़्यादा आगे बढ़ाना है, या मेरे को दर्शन के बारे में आगे बढ़ाना है, तो इसको मैं किस किस लोगों को ढूंढ के उन तक पहुँचाऊँ। तो ये अब इसको अवसर में परिवर्तित करना, अब इसकी जिम्मेदारी ये आप सभी लोगों की है। आप सभी लोग इस क्षेत्र में इतने समय से जुड़े हुए हैं, इतना आपका योगदान रहा है, और हम चाहते हैं कि ये चीज़ और ये ज्ञान परंपरा जो हमारी है, या जो ज्ञान उपलब्ध है, या जो आपका संसाधन उपलब्ध है, चाहे वो शास्त्रों के रूप में हो या चाहे वो जो आचार्य हमारे उपलब्ध हैं, उन आचार्यों के ज्ञान के रूप में बाकी लोगों तक भी वो पहुँचे। शेयरिंग हो, रिसोर्सेज की शेयरिंग हो और उसका लाभ मिले। और अगर विद्यार्थी है तो विद्यार्थी ये भी चाहता है कि उसको एट द एंड ऑफ द डे उसको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाए, जिससे उसके पास में रहे कि हाँ, मैंने कानूनी रूप से इसको अर्जित किया और उस अर्जन का मेरे पास में ये प्रमाण है, वो प्रमाण भी उसके साथ। तो मैं अपनी बात अभी यहीं पे खत्म करता हूँ, और यदि कुछ शंकाएं हो तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि उसको क्वेरीज को हम पिकअप कर सकते। मैं अनुरोध करूँगा, क्योंकि समय की थोड़ी सी न्यूनता है, तो हम थोड़ा सा सबसे पहले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय और सर, मेरी एक क्वेरी है, जैसे एक ही विश्वविद्यालय से अगर उसने 12th डिग्री करनी है तो हमारा टीचिंग जो आवर्स है वो फिक्स है। अगर सेकंड वो कर रहा है तो वो टीचिंग आवर्स कैसे एडजस्ट होंगे? दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम होगी और फैकल्टी की प्रॉब्लम होगी, उसको हम कैसे सॉल्व करें? अब आपको इससे खुद तय करना है कि किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए यदि आपको कुछ विद्यार्थी ऐसे मिलते हैं या सफिशिएंट नंबर में ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं जो 2 कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको एक व्यवस्था देनी पड़ेगी कि 24 घंटे में विश्वविद्यालय यदि आपका सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे से शुरू होगा और आपके पास में समय है रात को 9 बजे तक का, तो मैं शुरू के 6 घंटे में ये कोर्स चलाऊंगा और शाम के 6 घंटे में दूसरा चलाऊंगा। ये थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ कागजी कार्यवाही के हिसाब से, गणित के हिसाब से शुरू के 6 घंटे इधर चले गए, बाकी 6 घंटे इधर चले गए, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव रहा है इसमें, और हमने इस तरह का प्रयोग बहुत किया है। मैं एक प्रबंध अध्ययन संस्थान से आता हूँ, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रबंध अध्ययन संस्थान में मेरा मूल पद है, वहाँ पे मैं प्रोफेसर के रूप में कार्य करता हूँ। तो वहाँ पे हमने एक समय में
सुबह हमारा 8 बजे से शुरू होता था, दोपहर के 1 बजे तक चलता था, फिर 1 बजे के बाद में शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक चलता था, फिर 6:30 बजे के बाद में शाम को एक पार्ट टाइम प्रोग्राम चलाते थे जो शाम 6:30 बजे से 9:30 बजे तक चलता था। तो इस तरीके से हमको अपने संसाधनों को देखते हुए, हर एक के पास सीमित संसाधन है और व्यवस्था आपको देखनी नहीं सर, वो बात आपकी ठीक है, मैं टीचिंग आवर्स की मैं बात कर रही हूँ जो फिक्स है। टीचर्स कहेंगे कि आप ड्यूल डिग्री चला रहे हो तो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट उसकी मिलनी चाहिए। टीचिंग आवर्स हमारे 16-14 है, वो तो टीचिंग आवर्स उसके बढ़ जाएंगे। You have to engage guest faculty. You can engage guest faculty. Or what can be done is, what can be done? आप जैसे आप ही के विश्वविद्यालय के 2 अलग-अलग विभाग हो सकते हैं। दोनों के विभाग में आप समय का थोड़ा सा परिवर्तन करें। एक थोड़ा सुबह की तरफ प्रातः काल की तरफ आए, थोड़ा दूसरा सायंकाल की तरफ जाए, तो इस विभाग का जो विद्यार्थी है वो दूसरे विभाग में चला जाएगा, दूसरे विभाग के विद्यार्थी यहाँ आ जाएगा, या बाहर का अगर कोई विद्यार्थी है तो वो आ जाएगा। आप ये नहीं करिए कि एक ही जो शिक्षक है उसको आपको एडिशनल काम देना होगा। नहीं, जो आपके पास में संसाधन है, सबसे पहले तो हम अपने उसी रिसोर्सेज को यूज करेंगे। ऐसा नहीं, आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा सीट बढ़ाएं, तो आप ये तय कर लें कि मेरे कक्षा में 10 अतिरिक्त विद्यार्थियों को मैं बैठा सकूं, तो मैं उतना ही परमिट करूंगी। आगे चल के जब मेरी व्यवस्था बनेगी तो मैं 20 को बैठाऊंगी, मैं 30 को बैठाऊंगी, तो उस तरीके से क्रमशः होगा, ये एक साथ नहीं होगा। नहीं, वो गेस्ट फैकल्टी का जो ऑप्शन है ना, वो यूज हम कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, गेस्ट फैकल्टी का कर सकते हैं, एडजंक्ट फैकल्टी है, ये ऑप्शन है आपके पास। सर आपने तो ऑलरेडी कह दिया, फिर भी एक बार उसका हो जाए तो हम तो सोचते थे एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन, 2 ऑफलाइन कर सकते हैं बच्चे, 2 ऑफलाइन कर सकते हैं, कह दिया है, और एक ही यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, हो सकता है, एक ही और कहीं भी कर सकते हैं। मेरे पास में एक कुलपति आए भाषा विश्वविद्यालय के, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं कि हमारे शहर में बहुत सारे छात्र सुबह अपना या दिन में अपना मूल कॉलेज का पढ़ाई करते हैं। वो इंजीनियरिंग कॉलेज का है, कोई जनरल साइंस का है, दूसरी जगह का है, वो शाम को आके विदेशी भाषा में मास्टर्स करना चाहते हैं या बैचलर्स करना चाहते हैं। तो कोई फ्रेंच में पूरा कोर्स कर रहा है, डिग्री कोर्स कर रहा है, डिप्लोमा कोर्स कर रहा है, तो फिजिकल मोड में, और वो भी फिजिकल मोड में, वो आप फिजिकल मोड में भी कर सकते हैं। अब 2 कोर्सेज आप ओडीएल भी कर सकते हैं, 2 कोर्सेज आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सारे कॉम्बिनेशंस आपके पास में उपलब्ध हैं। ये पूरी तरीके से इसके ऊपर निर्भर करता है कि हर व्यक्ति में क्षमता कितनी है, विद्यार्थी में मैं कितना कर सकता हूँ, मेरी जरूरत कितनी है, मेरी रुचि कितनी है, उसके ऊपर निर्भर करता है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सब कुछ करे। क्यों करेगा? आवश्यकता नहीं है तो क्यों करेगा? वो अपनी आवश्यकताओं को पहले खुद निर्धारित करे, उसके बाद में एक व्यवस्था दी हुई है उसके हिसाब से प्रोवाइड करेंगे। तो सर उसमें क्या हम चर्चा करना चाहते हैं कि हम राज्य सरकार को एक ट्रेनिंग सेंटर, संस्कृत ट्रेनिंग सेंटर करके एडवांस स्टडी के लिए भेजे थे। इसमें 1 करोड़ स्वीकृत हुआ है, उसमें मान्यता भी स्वीकृत हो गया है कि यदि हम 60 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो 500 रुपये वो प्रति उसके घंटे के हिसाब से मिलेगा। तो हम ही चाह रहे थे कि जो हमारा विश्वविद्यालय घर की बड़ी स्थिति खराब है, संस्कृत विश्वविद्यालय राज्य सरकार कुछ नहीं दे रही है। हमारे पास संस्कृत महाविद्यालय 50,000 संख्या है और विश्वविद्यालय में 2200 छात्र हैं। तो हम ही चाह रहे थे कि जैसे आपके माध्यम से कोई एक जर्मन या विदेशी विश्वविद्यालय से कोई एक अनुबंध हो जाता है जिसके माध्यम से हम इस ट्रेनिंग सेंटर को चला देंगे, और किसी विषय में यदि हम सवेरे शाम कालीन जुलाई से हमारा योग का BA में जो लाल बहादुर में वो चलने जा रहा है, और हम ये जो पौरोहित्य डिप्लोमा 3 महीने 6 महीने और 1 वर्ष सर्टिफिकेट कोर्स कराने जा रहे हैं, और राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। ज्योतिष में भी सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ डिप्लोमा इत्यादि की हो गई है, तो उसमें व्यवस्था तो हो जाएगी। लेकिन हम लोग का ये है कि साधन का अभाव है, तो कोई एक विदेशी विश्वविद्यालय का आपके माध्यम से हम लोग का वो हो जाता, अनुबंध हो जाता, तो उसके बाद हम उसको विकसित कर सकते। इस बारे में मैं बस खाली इतना ही कहना चाहूँगा, विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था होती है, तो ये मूलतः जो अधिकार है वो अधिकार आपके पास है, मगर इस अधिकार, हाँ, क्योंकि वो अधिकार आपका है, करना है या नहीं करना है
कोई मेरे घर में आएगा या नहीं आएगा, ये घर मेरा है, ये तय करने का भी अधिकार मेरा ही है। उन्होंने रास्ता दिया। मगर इसके लिए व्यवस्था दे दी है, और इसमें जो सहयोग कर सकते हैं कि किसी विश्वविद्यालय को आइडेंटिफाई करना है या आपने ढूंढ लिया, तो हम उनसे एक बार बात करेंगे, आप दोनों को एक जगह लाके मिला देंगे, और उसमें कोई और सहयोग कर पाना है तो वो हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, वो तत्पर रहेंगे। और वो मूल अधिकार, आपका अधिकार आपके पास ही रहना चाहिए। फैसिलिटेशन हाँ, एक ये छोटी फैसिलिटेशन वो हम करेंगे। एक छोटी सी क्वेरी है सर, एक छोटी सी क्वेरी है। डुअल डिग्री के बारे में 3 बातें आई। एक तो समान विश्वविद्यालय से अलग अलग टाइम पर हो सकती है, दूसरा दूसरे विश्वविद्यालय के साथ में, तीसरा आपने एक बात कहा विदेशी विश्वविद्यालय के साथ कुछ प्रतिशत की बात किया आपने, वो डुअल डिग्री कैसे होगी, वो क्लियरटी। जो रेगुलेशन है जी, जी। जिसका एक 2 मई का रेगुलेशन निकला हुआ है, ठीक सर, हाँ। ये रेगुलेशन वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, इसके बारे में काफी सारी चीजें दी हुई ठीक है, सर। वो एक बार आप डिटेल में देख लीजिएगा। सारे विश्वविद्यालयों को ये करने की स्वतंत्रता नहीं है, हाँ। इसकी पात्रता है। कौन कर पाएगा? जो NAC E ग्रेड वाला होगा, 3.0 के ऊपर होगा, या NIRF टॉप 100 में होगा, या विश्व की जो रैंकिंग है QS जी। या THE उसके शीर्ष 1000 संस्थाओं में होगा। और किसके साथ कर पाएंगे वो भी तय है कि आप विश्व के जो शीर्ष 1000 संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय, उनके साथ ही कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवस्था है तो उसमें कुछ जी। नियम बने हैं। तो इन नियमों के दायरे में रहते हुए और कम से कम 30% कोर्स करना है ड्यूअल के लिए। वही डाउट मुझे है, हाँ। वो 2 डिग्री के लिए मान लीजिए विदेशी विश्वविद्यालय है, एक आपका भारत का विश्वविद्यालय है, तो प्रतिशत से 2 डिग्री कैसे हो सकती है? कम से कम 30, देखिए Minimum कोर्स को 30, आप कोर्स का 100% मान लें, जी। एक कोर्स का 100% है तो कम से कम 30% मेरा कोर्स करो, हाँ। 30% उसका करो, उससे ज्यादा बाकी 30 मिलके 60 हो गया, जी। बाकी बचा 40, तो वो आपके पास स्वतंत्रता है कि आप किस तरफ का तो ज्यादा करना एक विषय पर होगा वो, नहीं एक विषय पर 2 विश्वविद्यालय, एक विषय पर 2 विश्वविद्यालय में डिग्री होगी वो। हाँ, डुअल डिग्री से ये अर्थ हो रहा है, यहाँ पर हम ठीक हो है। रहा है जी। नहीं, तो अलग अलग नहीं है, हाँ, yes, yes। एक ही डिग्री है, उसी के 2 हिस्से हैं। जी हाँ, ठीक है। हाँ, तो डिग्री डुअल हम डिग्री नहीं, नाम से डिग्री कई हम जगह नहीं। कई हाँ, बातें अगर होंगी। डिग्री 2 दी जाएगी। ठीक सर, ठीक। हो सकता clear। है कि मान लो अर्थशास्त्र को मेरे यहाँ MA इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जी सर, जी ठीक है। और वहाँ पे MA हाँ। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स बोलते हैं, और पर्सपेक्टिव्स इन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो जी। उसने अध्ययन वही किया है, 2 वर्ष का अध्ययन किया, मेरे यहाँ MA इकोनॉमिक्स मिल गया, उनके यहाँ या MSc ठीक सर, Perspective से ठीक। economics में- डुअल डिग्री शब्द जो है कई जगहों पर समान है, इसलिए ठीक है। एक बात है कि NIT और IIT वाले जो डुअल डिग्री प्रोग्राम चलाते हैं, उस डुअल डिग्री में उनकी मीनिंग अलग है। वो डुअल डिग्री में BTech कंप्यूटर साइंस और MTech बायोटेक, इस तरह का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाते हैं उसको डुअल डिग्री प्रोग्राम बोलते हैं। वो उसको हम एकीकृत प्रोग्राम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें उनको 2 डिग्री मिलती है, एक बैचलर की मिलती है और एक मास्टर्स की मिलती है। हम लोग अभी हम लोगों ने जो डिजाइन किया है डिग्री की तरह तो ऐसा डुअल डिग्री प्रोग्राम जिसमें व्याकरण में शास्त्रीय ग्रेजुएशन व्याकरण में किया, उसमें जो कुछ क्रेडिट्स हैं, इतने क्रेडिट्स उन्होंने न्याय के भी पढ़े, न्याय शास्त्र के, और आचार्य उनको हम न्याय में देना चाहते हैं। व्याकरण में स्नातक किया और स्नातकोत्तर न्याय में करना चाहते हैं। हम लोग इस रास्ते में जा रहे हैं, कोई कठिनाई तो बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई इसी नहीं। तरह से सिद्धांत और ज्योतिष में, बल्कि साहित्य और व्याकरण की, व्याकरण शास्त्री तक स्नातक स्तर पर पढ़ा और आचार्य में जाकर के वो साहित्य पढ़ना चाहिए। तो कुछ जो ये सारे जो बंधन है ना, जी। ये हमारे बनाए हुए हैं, ये और इन बंधनों को हमें ही हटाना है। जी। तो हम लोगों ने तो हटा यदि लिया। एक मान लीजिए कोई साहित्य का विद्यार्थी है या ज्योतिष का विद्यार्थी है, जी। वो सिद्धांत में या योग में या किसी और विषय में मास्टर्स करना चाहता है, जी। तो उसे हम क्यों रोक रहे हैं? उसको करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। आप क्यों रोक रहे हैं? ये सारी व्यवस्थाएं हमने बनाई है। हम सब बैठ के एक बार तय करें कि विद्यार्थी का हित या संस्था का हित या आगे चल के समाज का हित या देश का हित किस में है। तो हितों को ध्यान में रखते हुए हम नियमों को समयबद्ध तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, और हमारी जो स्टैट्यूटरी ऑर्डिनेंसेस बड़ा हैं, ज्वलंत उसमें विषय है changes PhD का। आदरणीय मैंने एक PhD दूसरे विषय में PhD कर सकता है, दूसरे विषय में PhD कर सकता है। एडमिशन लेते हैं, एनरोलमेंट करके पद्धति करते हैं, और वो जगह से छोड़कर दूसरे जगह पे जाते हैं तो माइग्रेशन करके जो एक पद्धति है,
अब ये डुअल डिग्री जब हम स्टार्ट हो जाएंगे तो 2 यूनिवर्सिटीज माने एक विद्यार्थी अभी मेरे महर्षि पाणिनि से संस्कृत में डिग्री लेंगे और विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में है तो उधर से भी एक डिग्री लेंगे। तो ये माइग्रेशन और ये एनरोलमेंट के तरीका कैसे रहेंगे इस विषय में हमें कुछ अब दिशा इसमें क्या निर्देश होगा, है। अगर एक टेक्निकल है ये टेक्निकल जो एस्पेक्ट है आपका, मान लीजिए एक ही विद्यार्थी नामांकन 2 जगह अगर जी, कैसे कराएगा करेंगे तो अपने सर्टिफिकेट्स को कहाँ जमा करेगा या किसके पास में लेके जाएगा, तो उसकी व्यवस्था हमको क्योंकि करनी ये पड़ेगी। माइग्रेशन और एनरोलमेंट जुड़वा है। हाँ, जुड़वा है। तो जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ ही इसीलिए- एनरोलमेंट होता है। इसीलिए वो अनुबंध की आवश्यकता है। जी। ऐसा नहीं होगा कि हम बिना अनुबंध के करेंगे। अनुबंध करेंगे तो हम बताएंगे कि ये विद्यार्थी मूल रूप से हमारे यहाँ पहले नामांकित है, तो उसी तरह से उसके दस्तावेजों को आप यहाँ पे मानते हुए उसका हम एक प्रमाणित करेंगे। तो वहाँ पे भी आपकी जो प्रवेश व्यवस्था है वो आपकी व्यवस्था रहेगी, मगर उसमें थोड़ा सा अनुबंध के रूप में ये परिवर्तन सर होगा। अभी there will be some conditions। माने एक विद्यार्थी डुअल डिग्री लेना चाहते हैं तो वो उनसे उनके मूल विश्वविद्यालय से अनुबंध विश्वविद्यालयों से नहीं जा वो कर सकते हैं। बिना अनुबंध के नहीं जा नहीं जा सकते। सकते। नहीं, अनुबंध के बिना and get the certificate from other colleges. It's okay. Other colleges are How he will get the admission for the second degree आपको for क्या है, हमें क्या करना है, हमारे अधिकार बहुत सारे हैं। We have to design our audiences जैसे हम चाहते हैं। मॉडल हम नहीं बनाते है। हैं। One is a good idea। तो that is easy। That is easy। तो अनुबंध करके देखिए कोई भी व्यवस्था होगी, जब तक 2 लोग मिलकर बात करके किसी आप एक समाधान पे नहीं पहुंचेंगे तो और उसको आप डॉक्यूमेंट कर लीजिए, क्योंकि कल को किसी जो विद्यार्थी जा रहा है उसको किसी तरह की परेशानी नहीं हाँ, है। हाँ, क्योंकि विद्यार्थी यूजीसी के जो नियमावली है डुअल डिग्री ले सकते हैं लेकर, अभी अपने देवी अहल्या यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट बोला वो जाकर दूसरे ग्वालियर में जो जाते हैं तो वो बोलेंगे ना ये तो हम नहीं कर सकते इधर से करके, से नहीं होना चाहिए। तो ब्रिटिश है LBS से अच्छा देवनाथ की कर्नाटका संस्कृत मैं LBS अच्छा सर Ananta. I am Professor K. Ananta, Department of Visita Vedanta. I would like to know, because there are so many people are approaching me to go for further studies exclusively in PhD, what we can do. They are very much interested and they want to come here for some time and they want to pursue. Really they are hard working also, because nowadays it's very difficult. Past 3 years we have faced a lot of problems and all. And this period they are reading from various scholars and all. And they are particularly focused on multidisciplinary also. Then what are the criteria, what we can do and how it can be, make it easy for them. People are asking me what we can do, sir. We are ready to come here, but after some time, because we are already there for some other purpose, we are not in position to leave there and come here. But we are really interested to, because service people. yeah, service people and do some other thing. Regarding PhD only. Regarding PhD only, higher studies. In this regard, I think online and ODL options are there, and a large number of universities are offering online and ODL courses. That's right. So if you are concerned about multidisciplinary aspect, Yes. with the courses in other areas, even for those students who are pursuing PhD, you are concerned about PhD scholars. Yes, sir. So those who want to pursue research or those who want to take up additional courses anywhere within the country or abroad, they can go and do the courses, or they can do their research work in other institutions also, even under this regulation. So this regulation provides that, okay, you can go in the similar courses or related courses or for any other type of courses. In the case of international courses, you will have to go in a physical mode. You have to go in a physical mode, and then you can pursue that additional course anywhere in the world. तो ये व्यवस्था खाली ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए नहीं है, ये इवन PhD के लिए भी है।
यही व्यवस्था पीएचडी के लिए। Vice versa, sir. They are really completely vice versa. Exactly. Vice versa. तो हमें अपने विद्यार्थियों को बाहर जाने के लिए एक आपने व्यवस्था कर दी और विदेशी विद्यार्थियों को भारत में आने के लिए भी व्यवस्था की। पर सबसे पहले जो जरूरी है कि दोनों देशों के विश्वविद्यालयों के बीच में वो अनुबंध का होना जरूरी है, तभी कोलैबोरेट करते हैं। Just for Anyone example, from Tirupati? just for example, one student is from New Jersey.